साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ से ओमान से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। पिछले संडे को मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मैं कुछ किसी पेपर का इंतज़ार कर रहा था, तो पेपर भी मुझे फिर मिल गए थे बाद में। बुध के रोज़ बनाना चाह रहा था, कुछ बिज़ी था। फिर जुमेरात को मैंने सोचा कि अब क्या बनाने का, क्योंकि अभी संडे तो करीब आ ही रहा है, तो इसके लिए आज बना रहा हूँ। तो संडे है, बात करते हैं। अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चला हूँ। अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ। अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से अपनी माँ की दुआ लेके चला हूँ। अल्लाह अकबर। साथियों, आज बात करनी थी तो एक जो ऑनरेबल वक़फ़ सीईओ ने जो ऑर्डर किया था, बाद में फिर वो चैलेंज हुआ था महाराष्ट्र वक़फ़ ट्राइब्यूनल के अंदर, उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं मेरा डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मैं कतई भी महाराष्ट्र वक़फ़ ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर भूल चूक से कुछ अगर मुझसे बात निकल जाए या लफ्ज़ निकल जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है एक जुडिशरी है और मैं इतना अपने आप को बड़ा नहीं समझता हूँ कि मैं किसी जुडिशरी के ऊपर कुछ क्रिटिसाइज़ करूँ। तो मैं बिल्कुल भी मतलब कि ये इंटेंशन में नहीं बैठा हूँ आपके सामने। तो आपके सामने चलो दोस्तों ये बात करता हूँ। औरंगाबाद का एक मैटर था, दरगाह हज़रत शाह बेरिया शाह साहिब और कब्रस्तान, इसका एक मैटर था। इनका कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था सिटी चौक के अंदर। वो सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पर्टिकुलर शॉप थी जिसकी प्राइस थी 2.25 करोड़ रुपया। वो शॉप्स को क्या हुआ था कि ट्रस्टियों ने शायद एलिनेट किया था या ट्रांसफ़र किया था, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं दोनों लफ्ज़ एलिनेट यानी कि टेनेंसी राइट या तो लिव इन लाइसेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तो फैक्ट्स क्या मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो पहले मैं सीओ साहब का जो 17 मार्च 2022 का जो एक उन्होंने ऑर्डर निकाले थे सेक्शन 51 के अंदर, उनको बाकायदा वक़फ़ बोर्ड ने अपने दिसंबर की मीटिंग में कहा था कि 51 की और 52 की कार्रवाई की जाए। उस तहत उन्होंने निकाला। आई एप्रिसिएट के ऑर्डर उन्होंने बराबर निकाला है। ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो पार्टी जिनको दिया गया है वो नॉन मुस्लिम्स है। मैं नाम वगैरह पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसका जो सिटी सर्वे नंबर है 6015 और क्षेत्र जो है 360 स्क्वेअर फीट का एक छोटा सा दुकान होगा उधर सिटी चौक का। ठीक है, यांना मिस्टर विक्रम सुराणा यांना 11 महिन्याच्या भाडे करारावर देण्यात आली होती। 11 महिन्याच्या भाडे करार म्हणजे लिव इन लाइसेंस पे, इसके लिए मैं आपको लिव इन लाइसेंस कहा था मैंने। ये सीओ साहब ने बनाया अपना ऑर्डर, उसके अंदर कहा। ठीक है, ये ऑर्डर कहा और उन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी कहा कि भाई ये हमारा जो जगह है ये हमको सेक्शन 51 के तहत मिलनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर उन्होंने पास किया। चलो ठीक है, यह ऑर्डर को जो फिर वहाँ के जो ऑक्यूपेंट्स थे जिन्होंने मतलब के 2.25 करोड़ में ली थी, ऐसा मतलब मेरा नॉलेज है और मेरा इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने डेफिनेटली फिर ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। ट्राइब्यूनल में जो चैलेंज हुआ है उसका नंबर था, एप्लीकेशन नंबर था 17/2022। ये इधर उसका नंबर भी है साथियों। तो इस नंबर के तहत एप्लीकेशन फाइल हुआ ट्राइब्यूनल के अंदर। ट्राइब्यूनल में मतलब कि हियरिंग वगैरह चल रही थी। ऑल ऑफ सडन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मई के वैकेशन होने की वजह से प्रिंसिपल जज साहब वैकेशन पे थे, छुट्टी पर थे, तो उनके एब्सेंस में एक मतलब के ऑर्डर निकला है। वो उसका डेट है 30 मई 2022 को। 30 मई 2022 को जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर के बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा। ऑर्डर के अंदर ऑनरेबल मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब ने क्या कहा है। अब सीओ साहब तो कह रहे हैं कि भाड़े करारवा देना तालीली है, लेकिन ये साहब ये कह रहे हैं इसके अंदर ऑर्डर में, इट आल्सो रिवील्स फ्रॉम रिकॉर्ड दैट द अप्लीकेंट नंबर 1, यानी कि जिन्होंने वो जगह ली है भाड़े पे, अप्लीकेंट नंबर 1 हैविंग टेनेंशिप राइट्स ओवर द सेड शॉप। टेनेंसी राइट आ जाता अगर है तो यहाँ पर तो फिर आपको याद होगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यूसुफ चावला का केस आ जाता, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनिएटेड, है ना, एड इंटीरियम रिलीफ वहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर टेनेंसी राइट में शॉप गई है तो कंटेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होता है। भी मुझे पता नहीं कि एक्चुअल फैक्ट्स का डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे नहीं थे, जो आपको मैंने इसके पहले भी बता दिया था। तो अब ये ऑर्डर के अंदर ही जज साहब ने ये लिखा है
तो इसमें मेरा भी मतलब कि आप लोगों को बता देना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, सर्विस रिपोर्ट फाइल बाय द एडवोकेट ऑफ द अप्लीकेंट, है ना, द रिकॉर्ड बट टू द रिस्पोंडेंट, बट सिंस रिस्पोंड नंबर 1 and 2, मतलब कौन, सीओ साहब एंड द बोर्ड, नंबर 2 फेल टू अपियर टू दिस मैटर। सीओ साहब, आपको पता था कि आपने सेक्शन 51 का ये ऑर्डर बना दिया है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, आई अप्रिशिएट, व्हेन यू वेरी वेल अवेयर दैट द मैटर हैज़ बीन approached in the Waqf tribunal, then why you did not approach, why you did not allow your request to appear before the honorable court? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑर्डर के अंदर कहा है कि, है ना, डिड नॉट अपीयर्ड, यानी कि आप डेलिबरेटली अपने एडवोकेट को नहीं भेज रहे थे ताकि ये ऑर्डर निकले। अच्छा, ये ऑर्डर निकला 30 मई को। 30 मई को प्रिंसिपल जज साहब छुट्टी पर थे, उनके अब्सेंस में ये जो है साहब इन्होंने निकाला है, नीचे सिग्नेचर करिए आईसी यानी एक्टिंग चेयरमैन, शायद पता नहीं अभी उनके पास पावर है नहीं है, इसमें मैं ये झंझट में और इसमें बिल्कुल भी गिनना नहीं चाहता हूँ। 30 मई का ऑर्डर है, तो इसके अंदर अब जब वो कह रहे हैं कि वी इज फेल टू अपीयर, सीओ साहब ये आपके ऊपर, क्योंकि बोर्ड आप पे भरोसा करके सोच रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी बचेंगी, आप भी उस ऑर्डर को फॉलो करके ऑर्डर निकाल रहे हो सेक्शन 51 का, उस ऑर्डर को चैलेंज हो रहा है, तो सब आपको पता ही होना चाहिए था, तो आप अपने एडवोकेट को ट्राइब्यूनल में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? खैर, अब मुझे पता नहीं दोस्तों इसके अंदर मतलब कि क्या हो रहा है। सीओ साहब, जब बिल्ली दूध पीती है ना तो आग बंद करके पीती है, तो उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, जबकि बिल्ली की खुद की अपने आंखें बंद होती है। तो प्लीज़ इतना बेवकूफ़ दुनिया और दारू को मत समझो, ये सब हम समझ रहे हैं खेल। इसके अंदर बिरयानी का खर्चा किसने किया, शादी के अंदर खर्चा किसने किया, ये सब पता है। इसके अंदर अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, अब जो इन्वॉल्व उनको तकलीफ होंगी। तो ये जो ऑर्डर निकला है इन द अब्सेंस ऑफ जो मेन जो वहाँ के मतलब के ट्राइब्यूनल के जो जज साहब उनके अब्सेंस में निकला है, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि इसमें एक छोटा सा एप्लीकेशन अगर दे दिया जाए कि दिस ऑर्डर इज सेट टू बी सेट असाइड, क्योंकि ऑर्डर को जो जिन्होंने ऑर्डर निकाला है, जिन्होंने साइन की है एज ए एक्टिंग चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि इकबाल साहब कभी एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं। अब उन्होंने क्यों साइन की, उनके पास पावर थे नहीं थे, ये सब मैंने पहले ही कह दिया था कि डिस्क्लोजर में कि भाई मुझे इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेना है। लेकिन अगर इस चीज़ में अगर एफआईआर वगैरह होती है तो सब सामने आ जाएंगे कि किसने क्या क्या किया है, किसने किसको बिरयानी खिलाई है, शादी का खर्चा किसने किया है, सब मालूम है, सब रिकॉर्ड पर है। तो साथियों, ये सब गलत हो रहा है। और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है सर कि एक एप्लीकेशन लगा दी जाए। इसमें जो कंप्लेनेंट है ना, मेरे दोस्त है औरंगाबाद के देशमुख साहब, उनको मैं मतलब कि कुछ एफआईआर वगैरह की बात करूंगा तो गलत हो जाएगा, सूरज को रोशनी दिखाने के लायक जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो पुलिस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस होकर रिटायर्ड हुए हैं, उनको सब मालूम है। इसके अंदर जो भी होना है लीगली वो तो करेंगे, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सीओ साहब कि एक एप्लीकेशन लगा दो कि ये ऑर्डर जो पास हुआ है ऑनरेबल वक़्फ़ ट्राइब्यूनल ने किया है, दैट ऑर्डर शैल बी सेट असाइड। इसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी तो फिर आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन साथियों, जिस वजह से मैं मतलब रुका था वो ये वजह थी, इसकी वजह से मैं रुका था क्योंकि जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अच्छा नहीं है। इसमें अगर हम गलत करते रहेंगे तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा, है ना। चलो ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट जो आदमी है ना, उसको लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर अपना किरदार ऊँचा करना है ना, लंबू सुन, अगर अपना किरदार ऊँचा करना है ना तो हुनर दिखा, अपनी औकात नहीं। स्किल पे चलो, स्किल के ऊपर। काहे को किसी और को बदनाम कर रहे हो, गलत हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। अगर जुडिशरी का ये सब अगर मार्केट में बात आएगी, इसका कंप्लेंट अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, सबका नाम बदनाम होंगे तुम्हारी फालतूगिरी की वजह से। चलो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चिराग अली कब्रस्तान शोलापुर। उसके पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं साथियों, तादाद देखकर हक का फैसला न करना। शोलापुर वाला मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, तादाद देखकर हक का फैसला न करना। हक हमेशा अली और औलाद अली के साथ है। अल्लाह अकबर। सैयद आरिफ
आले रसूल, हक हमारे साथ है। हमारी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हमने करबला के अंदर भी जो जंग लड़ी थी, हक के लिए लड़ी थी। करबला की जो जंग हुई थी, आपको पता थी, वो दो सोचों के बीच में थी। यजीद भी मुस्लिम था, लेकिन उसकी सोच थी कि ताकत ही हक है, जबकि इमाम हुसैन का जो कौल था वो ये था कि ताकत ही हक नहीं बल्कि हक ही ताकत है। अल्लाह अकबर। और आज भी मैं वही कहता हूँ, हक की ताकत है, मेरे अकेले की ताकत है, हक के लिए लड़ूंगा, हक के लिए। शोलापुर वालों, बात करते हैं। अच्छा, ये चिराग अली कब्रिस्तान के मुतवल्ली के लिए मैं कहूँगा कि ये चालाकी, चतुराई और लुच्चाई, चालाकी, चतुराई और लुच्चाई, इन सभी के मिश्रण को आजकल जो है ना होशियारी कहा जाता है। और कैसा कहा जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ साथियों। चलो अब हम देखते हैं कि ये चिराग अली कब्रिस्तान वालों ने क्या चतुराई की और क्या चालाकी की और अपने आप को कैसा होशियार बता रहे हैं ये लोग। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इन लोगों ने वॉलंटरीली 1951 में अपना ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया था। याद है कि नहीं है? चलो मैं बताता हूँ आपको। ये अब मेरे पास में एप्लीकेशन है, चिराग अली कब्रिस्तान का एप्लीकेशन था जो इन्होंने मतलब के 1951 के अंदर एप्लीकेशन डाला, सॉरी 1952 में डाला था शायद, मेरे ख्याल से 1952, सॉरी हाँ 1952 के अंदर जो एप्लीकेशन करके अपना चिराग अली कब्रिस्तान को रजिस्टर करवाया था चैरिटी कमिश्नर में। ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन के तहत चैरिटी कमिश्नर में चिराग अली कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हुआ, उसको बाकायदा नंबर भी मिला। ठीक है, B41 का नंबर मिला उसको, B41 नंबर मिला। याद रखो दोस्तों, इस पर ही मैं बात करने वाला हूँ आज। 1952 के अंदर शोलापुर के अंदर चिराग अली कब्रिस्तान जो है, एक मिस्टर अब्दुल हमीद कामले साहब ने एप्लीकेशन किया था। हालांकि ये भी मतलब उस वक्त मौजूद थे कि नहीं थे इनके साथ में नहीं मालूम, लेकिन उनकी डमी सिग्नेचर हुई थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था। ये 52 में चिराग अली कब्रिस्तान चैरिटी में रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है, बाद में सुल्तानिया मस्जिद भी 52 के अंदर रजिस्टर्ड हुई, इसका एप्लीकेशन है। इसको नंबर उन्होंने फिर मिला, इसका नंबर आया था B40। तो चिराग अली सुल्तानिया मस्जिद रजिस्टर्ड हुई 52 में। तीसरा एप्लीकेशन ले लो मक्का मस्जिद का, ये इसका रजिस्ट्रेशन आया था बाद में B34। तो सुल्तानिया मस्जिद, मक्का मस्जिद और चिराग अली कब्रिस्तान 1952 के अंदर चैरिटी में रजिस्टर हो गए थे, ऐसा कंफर्म्ड है, उनको नंबर भी बाकायदा आ गए थे। ठीक है सर। अब जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, चैरिटी में बोलो या वक़फ़ में बोलो या कहीं पर भी बोलो, तो क्या होता है कि भाई प्रॉपर्टी दिखानी होती है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये लोगों ने बताया था, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टी बताए है। ठीक है, खैर है। और प्रॉपर्टी के साथ साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, मालिक है कि नहीं तो पता चला कोई किसी और की प्रॉपर्टी को अगर रजिस्टर करा देंगे तो गलत हो जाता है ना। ट्रस्ट डीड देना पड़ती है कि हम ये प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर रहे हैं। ठीक है, 52 का तो छोड़ दीजिएगा, वो तो ठीक है। अब मैं मेन इशू पर आता हूँ साथियों। ये जो समझ रहे हैं ना कि हम बहुत होशियार है ना, तो मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये चालाकियाँ करते आ रहे हैं, इनकी चालाकियाँ है ना इन्हीं को ले डूबने वाली है। अच्छा, शोलापुर वाला, एक बात मुझे आपसे कहनी थी कि शोलापुर के अंदर एक आदमी पागल सा हो गया है। शायद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है ना वो चिराग रेसिडेंसी में इन्वेस्ट करके रखी है, क्योंकि चिराग रेसिडेंसी की जो प्रॉपर्टी डेवलप्ड हुई है उसके अंदर उसका कुछ शेयर है, ऐसा मुझे पता चला है। तो मेरे इस वीडियोस के बाद में क्या हो गया ना कि उन लोगों को पता चल गया कि ये चिराग रेसिडेंसी जो है चिराग अली कब्रिस्तान ने डेवलप की है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है अब वक़फ़ के कब्जे में जाएंगी, क्योंकि प्लॉट मुझे मालूम है, फाइनल प्लॉट नंबर 90 जो है वक़फ़ का नहीं है, गवर्नमेंट प्लॉट है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो हुई चिराग अली कब्रिस्तान के पैसे से हुई है। जो पेपर पे बना है कि बेचे भी उन्होंने ही बेचे हुए, एग्रीमेंट से बेचे हैं, एज ए ट्रस्टी बेचे हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो चिराग अली कब्रिस्तान की है, वक़फ़ की है। तो पूरी प्रॉपर्टी जो वक़फ़ में आएंगी, और जितने ने भी खरीदी किया है हो सकता है वो लोगों को फिर रेंट पे दिया जाए, भाड़े पे दिया जाए, और वो लोगों को भाड़े भरना पड़ेगा। ये तो बाप की बात है। तो ये शख्स जब पता चला कि उसकी पूरी ज़िंदगी की जो पैसा उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो सारा पैसा उसने डेवलप करने के लिए मुतवल्ली के साथ में शायद ब्लैक मनी या कैश एलिमेंट लगाया होगा, वो आज स्टकअप हो गया, वो पागल हो गए। रास्ते में बड़बड़ाता है, किसी को उल्टे सीधे बात कर रहा है। तो मैं शोलापुर वाला आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस आदमी को परेशान मत करो। वो आदमी ऑलरेडी बेचारा परेशान हो गया, रास्ते के अंदर कपड़े फाड़ रहा है, मस्जिदों में किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है। तो ऐसे आदमी को परेशान मत करो, अल्लाह देख रहा है। क्योंकि एट द एंड
जो अल्लाह की प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ करेगा उसको सज़ा अल्लाह ही देगा, हमारा ये मानना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को इग्नोर करना हो। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि भाई 1952 के अंदर चिराग अली कब्रस्तान, सुल्तानिया मस्जिद, मक्का मस्जिद बाकायदा कानूनन चैरिटी के अंदर रजिस्टर्ड हो गई, नंबर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं 1995 में, जब महाराष्ट्र इंडिया के अंदर वक़फ़ एक्ट आया, तो वक़फ़ एक्ट आने से क्या हुआ कि जितने भी हमारी मुस्लिमों की इदारे थे, वक़फ़ के इदारे थे, सारे के सारे ट्रस्ट चैरिटी से उठा के वक़फ़ में भेज दिए गए। तो जब फाइल ट्रांसफ़र हुई ना, तो एक्ट के अंदर ही ऐसा मतलब एक सेक्शन है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जितने भी ट्रस्ट जो वक़फ़ के हैं वो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है, किस में रजिस्टर्ड है, चैरिटी में रजिस्टर्ड है, तो उनको ये सेक्शन के अंदर डीम रजिस्टर्ड समझ के उनको नया नंबर वक़फ़ का दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज बता दूं आपको नॉलेज के लिए, कि वक़फ़ के अंदर रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है। सेक्शन 4 और 5 के तहत अगर सपोज कि किसी स्टेट में या इंडिया के अंदर सर्वे होता है, ठीक है, तो जो सर्वे कमिश्नर होते हैं वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से प्रॉपर्टी को जाके एग्जामाइन करते हैं, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर ये मतलब साबित होता है कि ये वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो वो उसको वक़फ़ डिक्लेयर करते हैं। उनके गैजेट में अगर वो डिक्लेरेशन हो जाता है कि ये वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, तो गैजेट के तहत फिर सेक्शन 5 में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था, ये साइड में रख दो। दूसरा प्रोसीजर है कि आप और मैं अगर कोई चीज़ को, इदारे को डेवलप करते हैं, तो जो नए से लाते हैं, नए से बनाते हैं, तो उसको हम सेक्शन 36 में एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि नया है ना, नया हुआ है। उसका रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमको प्रॉपर्टी ला रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगाते हैं और हमारे वक़फ़ डीड लगा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने इस तारीख को ये एग्रीमेंट के तहत ली थी, और आज हम ये वक़फ़ डीड के तहत इसको वक़फ़ कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी को इस ट्रस्ट के अंदर ले लिया जाए और इसको आज के बाद में वक़फ़ में अपना ट्रस्ट करके मान लिया जाए। सेक्शन 36 में आता है वॉलंटरीली। चैरिटी के अंदर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो 1995 के एक्ट के बाद में जो चैरिटी से वक़फ़ में ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सेक्शन 43 में आए हैं, डीम्ड रजिस्टर्ड। ठीक है, वो आप मैं चाहे या न चाहे उनको वक़फ़ के अंदर लेकर वक़फ़ का रजिस्ट्रेशन 43 में एक्सेप्ट होना ही होना है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था सेक्शन 43 के तहत, किसी ने 43 को ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था कि हमको ये 43 के रजिस्ट्रेशन को नहीं मानना है। ट्राइब्यूनल ने बोला कि नहीं, आपको तो मतलब कि सेक्शन 43 के तहत डीम रजिस्टर्ड है, आपको वक़फ़ के अंदर रहना ही रहना है। हाई कोर्ट ने भी वो कंफर्म किया था, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 4 और 5 के अंदर कमिश्नर रजिस्टर कराते हैं, मतलब प्रोसीजर कंप्लीट करते। 36 के अंदर आप और मैं अगर वॉलंटरीली नए से आते हैं तो 43 के अंदर उधर से आया। अब चिराग अली कब्रस्तान के जो मुतवल्ली लोग थे, कितने होशियार है ना, दाढ़ी टोपी। मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सब इनकी जो है ना दिखावट है, दिखावट। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग फिर इतना सोलापुर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो चलो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पेपर तो समझ में आता है ना कभी तो पेपर आना है बाहर। मजहबी रहनुमा को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको बेचारों को बिरयानी खिला रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा तो सब गलत पैसा था, वो गलत पैसे का आपने वो लोगों के भी बेचारों की इबादतें सब खराब कर दी। उन लोगों को तो पता नहीं था कि आप उन्होंने क्या क्या गड़बड़ करके रखी, और आप लोगों ने उनको बुला बिरयानी खिला खिला कर उसको मतलब कि अंधेरे में रखा। सब गलत है ये। पॉलिटिकल लीडर्स को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, सब गलत गलत डॉक्यूमेंट देके। तो अब इन्होंने क्या किया बताता हूँ। सबसे कानून के तहत 1952 के अंदर जो रजिस्टर था, वो 95 के बाद में चैरिटी में जब चैरिटी से जब वक़फ़ में आए तो 43 में आना चाहिए, राइट। ऐसा इन्होंने नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी बताऊंगा मैं, ये मेरे हिसाब से कहूँगा क्यों नहीं किया इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, और 2009 के अंदर, कब 2009 के अंदर तीनों भी मक्का मस्जिद, सुल्तानिया मस्जिद और चिराग अली कब्रस्तान को 36 में रजिस्ट्रेशन करवाया।
जबकि कानून के तहत इनको 43 में जितना भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी ट्रस्टीज थे, जो भी इनकी स्कीम थी, जो फाइल थी, चैरिटी से उठा के इधर लानी थी, तो उन्होंने उसको आने नहीं दिया, क्योंकि उनके जो गफले थे, इन्होंने जो चोरियाँ की थी, जो पैसे मारे थे, जो गरीबों का नुकसान किया था, गरीबों का हक छीना था, वो सब छुपाना था। अगर 43 में करते तो पूरी फाइल की फाइल चैरिटी से वक़्फ़ में आई होती ना, तो उन्होंने वैसा नहीं किया। 2009 के अंदर, मार्च 2009 के अंदर सेक्शन 36 में नए से नया बुडू नया डाओ 36 में एप्लीकेशन किया और 36 में रजिस्ट्रेशन कराया। ये रजिस्ट्रेशन का मेरे पास में सर्टिफिकेट है तीनों का। ये देखिएगा, पहला सर्टिफिकेट है किसका है, ये चिराग अली कब्रस्तान का। अब ये क्या होता है कि वक़्फ़ ने सर्टिफिकेट जो है ना, 36 के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग बनाया है, और सेक्शन 43 का सेक्शन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका फॉर्मेट अलग है। दोनों बताऊंगा आपको मैं। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है 8 जून 2009 को जो रजिस्ट्रेशन हुआ है चिराग अली कब्रस्तान का, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है MSBW/SLR यानी शोलापुर, MSBW यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़, ऑब्लिक 53 यानी कि नंबर है उसका 53 और ऑब्लिक 2009। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर है, ये इधर चिराग अली कब्रस्तान लिखा हुआ है, चिराग अली कब्रस्तान। तो अच्छा, इसको इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ के सर्टिफिकेट पढ़ के दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट दैट द वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन चिराग अली कब्रस्तान रजिस्टर्ड सोलापुर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द वक़्फ़ एक्ट 1995 अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज। तो पुरानी जो प्रॉपर्टीज थी वो कहाँ गई? अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लाई आपने? आप समझ रहे दोस्तों, साथियों, सोलापुर वालों, ये इनकी चालाकियाँ। सिमिलरली इन्होंने सुल्तानिया को भी रजिस्टर्ड किया, उसको भी 36 में लाया। पुराना जितना भी सब गफले थे सब बंद, नया बुढ़ू नया डाओ। वैसे ही उन्होंने ये मक्का मस्जिद को भी लाया 36। ये तीनों के तीनों को आपको दिखा रहा हूँ मैं, इन्होंने अपनी चालाकियाँ की कि नहीं की, अभी आप डिसाइड कीजिएगा। सेक्शन 36 का मैंने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताया, अभी आपको 43 का भी बताता हूँ मैं। ये सेक्शन 43 का किसी दूसरे ट्रस्ट का है, मैं आपको बताना सिर्फ चाह रहा था। इसके अंदर ये बाकायदा लिखते हैं वक़्फ़ वाले कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू किया है वो बता रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विद द चैरिटी कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द BPT एक्ट अंडर द नंबर B-सो नंबर, ये इधर लिखा रहता है। तो अगर हमारा भी 43 में रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो हमारा जो पहले का नंबर वो दिया गया था ना चैरिटी वालों ने 1952 में, वो नंबर से कंटिन्यूशन में हुआ था। एक आदमी जो ईमानदार है, जो जेन्युइन है, वो क्या करता है कि मेरा ट्रस्ट पुराना है तो मेरा पुराना ट्रस्ट 1952 से, तो मुझे मेरी जो हिस्ट्री है 1952 से कंटिन्यू रहनी चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। ये लोगों ने कट किया 2009 के अंदर। इसके पीछे कुछ न कुछ काले कांडा है, इनके दिल में खोट थी, कुछ चोरी की थी। अब क्या थी वो देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है दोस्तों, ये बाकायदा इस सर्टिफिकेट अलग आता है, 36 का सर्टिफिकेट अलग आता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि इन लोगों ने जो मतलब के चालाकियाँ की है, चतुराई की है और जो लुच्चाई की है और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, तो ये रेड हैंड पकड़े गए दोस्तों। बाकी इतना सब कहते हुए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सोलापुर वालों, यार आप पेन कब उठाओगे यार? ये आरिफ जो है ना, आपको नहीं पता है लेकिन मैं बताता हूँ। मुझे सोलापुर वालों के किसी ने फ़ोन भी किया था, वो फ़ोन भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। उन्होंने कहा था कि हम खाटिक लोग हैं, हमको छिलना अच्छी तरह से आता है, सैयद आरिफ हम कभी भी तुमको छिल सकते हैं। तो मैंने उनसे तभी भी कहा था और मैं आज भी ओपनली कह रहा हूँ, दिन तारीख तुम्हारी, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, जब बोलेंगे तब निहत्ता आऊँगा। और जैसा आऊँगा, बाय रोड है, बाय फ्लाइट है या बाय ट्रेन है, आपको बता दूंगा कि मैं ऐसा आ रहा हूँ। डरूंगा तो नहीं मैं, ठीक है? तो तुम चिल्लाना बात ही नहीं करना। इसलिए मैंने कहा था कि हम अली वाले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और मैं जो भी बोलता हूँ डॉक्यूमेंट के बेस पे बोलता हूँ साथियों। अगर किसी को बुरा लगता है, मुझे कुछ मतलब कि इसका मानना नहीं है, क्योंकि मैंने सच बताया है। किसी को झूठ बोलकर किसी को बदनाम करने का मेरा कोई कतई भी ना इंटरेस्ट था, ना मेरा कुछ मतलब इसमें दिलचस्पी थी। मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। 1 या 2 मरतबा मेरा कभी वो कोथमबीरे से और खड़के से मुलाकात हुई थी, वो इलेक्शन के परेड में, बस मुलाकात हुई थी। उसके बाद में मतलब कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं है।
ना ही मैं किसी से कुछ जानता हूँ, लेना देना मेरा कुछ किसी से कोई है। लेकिन चूँकि शोलापुर के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों की है, और उसको इन लोगों ने इस तरह से मतलब कि खिलवाड़ किया है, जो मैं आप लोगों को शोलापुर वाला बताना चाहता हूँ। आप लोग ये उठाओ, इसकी ताकत पहचानो, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। भाई साहब, मैं हूँ नासिक का रहने वाला, मुंबई में रहता हूँ, शोलापुर से मेरा कोई वास्ता ना था। अब आप लोगों से एक रिश्ता बन गया है, मोहब्बत हो गई है। हर संडे को आप लोग मेरा वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, आधा घंटे का वीडियो देखते हैं, 400-500 लोग देखते हैं। आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आपका कीमती वक्त मैं लेता हूँ, लेकिन आप ही के लिए लेता हूँ, और इसमें इसके अलावा मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना बोलते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। फ़ी अमानिल्लाह दोस्तों। मैं दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें। दुआ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करें, दुआ में मुझे भी याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।